नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा बेहद ही खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं हर रोज, ताकि उन्हें ये समझा सकें, ये सिखा सकें कि अपने फाइनेंसेस को डिफाइन करके, पहचान कर उनके लिए प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है। तो अगर अब तक आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है तो आज से अभी से कीजिए। अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो भी शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या है आपके लिए शो में आने का, वो आप नोट कर लीजिए। mf@moneycontrol.com ही हमारा ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हम तक भिजवा सकते हैं। तो ये है तरीका शो में आने का। आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है इस वक्त। आज हमारे साथ पूजा भिंडे मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और क्वेरीज शामिल करें उससे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, और खास तौर से इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर को लेकर। और कई ऐसे फंड्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो क्या इस समय इन फंड्स को चुनना चाहिए? मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इनकी कितनी रेलेवेंस होती है पोर्टफोलियो में? क्या इनको रखना ज़रूरी है अच्छे रिटर्न्स के लिए? सब बातें समझने की कोशिश करते हैं पूजा भिंडे से। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, कितनी कैटेगरीज फिलहाल इंडिया में है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले सकते हैं, और एक्चुअल में क्या मायने हैं इन फंड्स के? जी नमस्ते दीपाली, थैंक यू सो मच। देखिए, आज ही हमें समझ में आया कि आज के ही दिन एक न्यूज आई कि यूएस फेड रेट्स ने यूएस फेड के रेट्स बढ़े हैं 0.75 से। सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनली काफी हमें ग्लोबल प्रेशर्स भी हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। सो ये जो समय है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी मार्केट वॉलेटिलिटी है, ग्लोबली मार्केट वॉलेटिलिटी है। सो एकदम से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अगर आप फर्स्ट टाइम इसे सुन रहे हैं या इसके बारे में समझ रहे हैं, तो समझ के निवेश करें कि किस तरीके से हमें इसमें बने रहना है, कितना परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का इसमें होना चाहिए। सो बेसिकली इंटरनेशनल स्टॉक्स जो होते हैं उसमें निवेश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप निवेश करने के सोच रहे हैं और पहली बार निवेश कर रहे हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले कभी आपने कोई निवेश नहीं किया है, तो पहली बार में ही मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डालें। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपने बहुत समय से आप निवेश कर रहे हैं और आपका लंबा होराइजन है, 5 से 7 साल का अगर आपका होराइजन है, आप आपके पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट शामिल करना चाहते हैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, तो आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को शामिल कर सकते हैं। अब कितना परसेंटेज कर सकते हैं? सो जैसे मैंने कहा, मिनिमम 10 to 15% आप आपका इसमें निवेश कर सकते हैं। समझो अगर आप 50,000 की SIP कर रहे हैं तो महज 5 से 7.5 8 हजार तक की SIP आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। अब ये सही समय है। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना ही कभी सही समय नहीं होता है, मार्केट में रहना वो सही समय होता है। सो क्योंकि ग्लोबल प्रेशर्स हैं, रुपी ऑल टाइम हाई 80 पे है अभी, लेकिन आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो एक वॉलेटिलिटी का पीरियड है। अगर आप SIP के द्वारा शुरू कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें निवेश शुरू करें। आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो आप जारी रखें, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली तो मार्केट काफी करेक्शन में है और भी आ सकती है। वॉलेटिलिटी का समय चल रहा है इस वजह से, ठीक है। लेकिन आप जब इसका चुनाव करें कि आपको कौन से इंटरनेशनल फंड्स में डालना है, तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं कंट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो आप खुद से चुनाव करें, लेकिन आप नहीं इसके बारे में कोई जानकारी रखते तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के इसके बारे में समझें। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट टाइमर्स के
लिए आप डेफिनेटली इसको मिस करें, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इन फंड्स का चुनाव करें। जैसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड ग्लोबली सारे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, सो आप उस तरीके के फंड्स को, अगर आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर लेना है तो आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप कंट्री स्पेसिफिक करें, जैसे यूएस है, चाइना है, इस तरीके के फंड्स आप में आपको चुनाव करना है, तो वो पर्टिकुलर कंट्री, वो पर्टिकुलर मार्केट को कॉन्सेंट्रेट करता है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। फिर रीजन वाइज होता है, जैसे एशिया है, यूरोप है, तो रीजन वाइज भी आप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। और फिर सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है, थीमेटिक हो जाता है, जैसे आईटी हो गया, तो जैसे नेस्डेक का सिलेक्शन करते हैं, इट्स मेजरली आईटी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। फिर गोल्ड हो गया, तो जैसे गोल्ड फंड, वर्ल्ड गोल्ड फंड्स भी होते हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड्स होते हैं, वर्ल्ड माइनिंग फंड्स होते हैं। फिर हमने फैंग कंपनीज अभी काफी सुनी, सो बेसिकली फेसबुक है या सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, नेटफ्लिक्स है, इन सब में आप निवेश कर सकते हैं। सो एक काफी बड़ा मैं कहूंगी एक सेक्टर है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। बेनिफिट्स भी हैं और माइनसेस भी हैं। बेनिफिट्स ऑब्वियसली ये है कि आपको डोमेस्टिक के अलावा अगर बाहर एक्सपोजर लेना है तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ज्यादा पता नहीं है, आपने एक म्यूचुअल फंड का चुनाव किया, तो फंड मैनेजर जो है वो सिलेक्शन कर रहा है। सो बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपोजर विद आपको एक्सपर्टीज मिल रही है इस फंड के द्वारा। फिर आपको जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, वो मिल जाता है। करेंसी बेनिफिट मिल जाता है अगर आप निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपको उस समय पे जिस तरीके का रूपी डॉलर का जो अप्रिसिएशन है या डिप्रिसिएशन है, जैसे आप निवेश करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, वैसे ही आपको निकलते वक्त भी ध्यान देना है, टैक्सेशन का भी ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो टैक्सेशन है वो डेट म्यूचुअल फंड के जैसे होता है। वो आपको शॉर्ट टर्म अगर 3 साल के अंदर तक है और लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको कहूं तो जैसे हमने कहा 10 से 15%, अगर आप कि 4 से 5 फंड्स की आपकी अगर एसआईपी चल रही है, आप एक फंड की एसआईपी डेफिनेटली इंटरनेशनल फंड्स में शुरू करें। अभी से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, लंबा होराइजन है अगर आपका, तो आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। जी ओके तो इंटरनेशनल फंड से जुड़ी हुई जो तमाम बारीकियां हैं क्विकली पूजा ने टच करने की कोशिश की है। आपको इसमें रिस्क क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्या स्ट्रैटेजी बिगनर की होनी चाहिए, अगर करना भी चाहते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन से फंड्स है, आपको तमाम डिटेल्स बताई हैं। आप फंड्स के नाम भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो। कोई और भी सवाल हो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप आगे इस शो में पूछ सकते हैं। लेकिन चलिए क्वेरीज फटाफट से लेते हैं। पंकज चड्ढा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। पंकज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैडम 3 फंड में इन्वेस्ट किया है 17,000 रुपीज मैंने। एक है L&T बिजनेस इमर्जिंग फंड ग्रोथ, इसमें से मैडम 7,000 इन्वेस्ट किया। एक जो है उसमें कोटक इमर्जिंग फंड ग्रोथ, उसमें 5,000 पे इन्वेस्टमेंट किया। और एक मैडम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में 5,000 पे। मैडम मेरे को ये पूछना था, 17,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम 20 साल में, मतलब मेरा होराइजन है 2 करोड़ रुपये मिलना चाहिए 20 ईयर्स में। तो ये जो मैंने फंड लिया, और आप ये कब से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? मैडम 4-5 महीने ही हुआ अभी स्टार्ट करके। अच्छा, तो 4 to 5 मंथ्स हुए। इनके पोर्टफोलियो में एक अच्छी बात मुझे जो लगी पूजा, वो ये कि इन्होंने बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं किया है पोर्टफोलियो। 17,000 रुपए ये डाल भी रहे हैं और 3 ही फंड्स इन्होंने चुने हैं। दूसरा ये कि इनके पास टाइम है, मतलब 20 साल का समय ये लेकर चल रहे हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, जो कि 2 करोड़ का है। अब सवाल ये है कि तीनों फंड्स की चॉइसेस कैसी हैं, प्लस क्या ये अपने गोल को हासिल कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से? जी बिल्कुल, मैं भी यही देख रही थी दीपाली के। नॉर्मली हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करो। आपका गोल जो है वो एक गोल के सामने आप ज्यादा से ज्यादा 2
SIP रखो। तो जैसे इनका एक सिंपल गोल है, इन्हें 2 से 2.5 करोड़ की राशि जुटानी है 20 से 22 साल के अंदर, रिटायरमेंट का गोल है। तो अभी से उन्हें 19,500 की SIP लगेगी, जैसे इन्होंने कहा इन्होंने हाल में शुरू की है, और इन्होंने 17,000 से शुरू की है। तो महज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, SIP अमाउंट में आपको बढ़ा सकते हैं। एंड अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो आपने क्रिप्स रखा है मिड और स्मॉल कैप की तरफ, जो एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर आप मार्केट में पहले बने हैं, आपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स भी करे हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है। लेकिन 2 मिड कैप्स हैं यहाँ पे, मैं सजेस्ट करूंगी आप कोई भी एक मिड कैप के साथ कंटिन्यू करें। मोतीलाल मिड एंड स्मॉल, जो अभी मोतीलाल 30 है, मिड कैप 30 फंड, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। L&T स्मॉल कैप जो है इमर्जिंग बिजनेसेस, उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और थर्ड फंड जो है उसको आप चेंज करके एक फोकस्ड फंड, एक फ्लेक्सी कैप में सजेस्ट करूंगी, SBI फोकस्ड इक्विटी, वो आप शामिल कर दें। तो क्लियर और क्रिस्प आंसर पूजा की ओर से। 17 की जगह 19,500 की SIP कीजिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। 2 मिड कैप फंड्स की जरूरत नहीं है, एक मिड कैप फंड निकालकर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी एक फंड है जो आप शामिल कर सकते हैं। तो 3 ही फंड्स रखिए, SIP अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। आयुष गुप्ता है हमारे साथ गोरखपुर से। आयुष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैम, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मेरी एज 21 और मैं नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए मैंने प्लान किया था 20 की एज में SIP करने की। तो मैंने 2,500 रुपीज़ की 2 SIPs मैंने चूज की थी, एक फ्लेक्सी कैप थी, एक मिड कैप थी। तो मेरा ये एम था कि जब मैं 40 इयर्स के बाद मतलब मेरे को एक बड़ा कैपिटल, जैसे 10 करोड़ टाइप कैपिटल मुझे वो करना था। तो मैं नेक्स्ट 40 इयर्स की प्लानिंग करता। मैं पूछना था कि मुझे कितने अमाउंट से करना पड़ेगा और किस किस जगह पे करना पड़ेगा। आयुष आपकी उम्र कितनी है अभी? मैं 21 इयर्स की, मैं एक FNO ट्रेडर हूँ और मतलब एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मैं मतलब नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए प्लान किया मैंने। ठीक है, ठीक है। तो पूजा बताइए, इनफैक्ट आयुष जैसे इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को तो एनकरेज करना चाहिए, कमेंडेबल है कि 21 साल की उम्र में ये 7,500 रुपए महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 21 साल के होते हुए ये अगले अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करके चल रहे हैं। 40 साल बाद 10 से 11 करोड़ चाहिए। तो बताइए, इनकी हेल्प कीजिए, इनके सवाल पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल आयुष, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आप बहुत जल्दी शुरू किया है आपने। जो हम नॉर्मली कहते हैं कि SIP आप तब से शुरू करो जब से आप अर्न करना शुरू करो। 20 से 21 साल से शुरू करना, और स्पेसिफिक गोल के लिए आपने राशि भी चूज की, 10 से 11 करोड़ आप जुटाना चाहते हैं, 40 साल तक का आप निवेश रखना चाहते हैं। सो कमेंडेबल है, बहुत अच्छी तरीके से आप ये चीज को समझ रहे हैं। सो डेफिनेटली इस पे हम आएंगे कि आपका जो कैलकुलेशन है 10 से 11 करोड़, अगर मैं अभी से वर्क करूँ ना 40 साल में, तो आपको महज 3,500 की SIP लगेगी। हमने 15% रिटर्न अज्यूम किया है क्योंकि काफी लंबा समय है। सो आप सोच सकते हैं 3,500 प्रति माह से आप 10 से 11 करोड़ जुटा सकते हैं। और आपने ऑलरेडी SIP शुरू कर रखी है 7,500 की, आपने थोड़ी बहुत मेंशन की RD में की है। सो RD में समझती हूँ आपने की है, शायद फर्स्ट टाइमर है, सिक्योरिटी के लिए आप एक कंटिजेंसी के जैसे उसे यूज करें, जो हम नॉर्मली कहते हैं एक डेट फंड में आपको थोड़ा बहुत रखना है, तो अब उसे वैसे यूज करें। आपको जब जब चाहिए होगा आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और ये तो हो गया आपका एक गोल। अब आयुष, आगे आने वाले दूसरे गोल्स की भी आप प्लानिंग करें कि जैसे दूसरे गोल्स भी आएंगे आपको, आगे पढ़ाई है, घर है, गाड़ी है, वो भी आप डिफाइन करें, और उसके सामने फिर कितनी SIP लगेगी उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका एक प्रॉपर अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग पोर्टफोलियो बन जाएगा। बिल्कुल। तो यही इनफैक्ट पावर ऑफ इन्वेस्टिंग होती है। जैसे पूजा ने कहा कि 5,000 की SIP चल रही हैं आयुष की, लेकिन अगर आपको 40 साल में 10 से 12 करोड़ चाहिए तो 3,500 की SIP भी काफ़ी होंगी। हालांकि इनकी 5,000 की SIPs हैं, लेकिन नेवरदलेस फंड्स का चुनाव आपका अच्छा है। आप अपने धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपके और नए गोल्स क्रिएट होंगे, उनके लिए अभी से प्लानिंग करना शुरू कीजिए। यही आपके लिए सजेशन है। फिलहाल अपनी SIPs के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रोशन है हमारे साथ फोन लाइन पर। रोशन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम, अभी मैंने मेरा पोर्टफोलियो तो आपको कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो मैंने अभी फंड ले ली है
यानी वो जो चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं या मुझे एग्जिट करना पड़ेगा? आप कब से कर रहे हैं इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स? अभी मुझे यानी 2 फंड में 2 साल हो गए और दो फंड में 1 साल 1.5 साल हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1.5 से 2 साल आपको हो चुका है इन चारों फंड्स में। तो एसबीआई स्मॉल कैप है, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी है, एचडीएफसी का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, 4000 के एसआईपी है, 15 साल में 50 लाख का इनका टारगेट है। तो बताइए सजेशंस इनके लिए पूजा। जी देखिए आयुष, आपको जो जुटाना है, मैं समझ रही हूँ एजुकेशन के लिए अगर आपने कुछ पैसा सोच के रखा है, जो आपको 50 लाख की राशि चाहिए 15 साल में, लेकिन अभी आपने जस्ट मेंशन किया कि आप 2 साल से आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है। सो नॉर्मली अगर आप अभी से 15 साल के लिए अगर पूछे 50 लाख की राशि तो 10,000 की एसआईपी लगेगी आपको। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 2 साल से शुरू कर लिया है तो यहाँ पे अगेन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम आ जाए, और उसको मैं अगर कंसिडर करूं तो आपको नॉर्मली 7 से 7,500 की एसआईपी लगती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4,000 की शुरू कर ली है। हर साल आप 10-10, 15% से आप उसको बढ़ाएं तो आपका टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो एसआईपी सोच रखी है उसको आपने एक चिल्ड्रन फंड ले रखा है, बाकी आपने लार्ज कैप और स्मॉल कैप इस तरीके के फंड का चुनाव किया है। तो आप इसमें एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, जो मैं आपको एसआईपी बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ। तो उसमें आप एक मिड कैप ऐड कर ले, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। बाकी फंड्स ठीक हैं, स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप एजुकेशन के लिए जुटाना चाहते हैं और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप स्मॉल कैप से एग्जिट कर लें। आप फ्लेक्सी कैप या फिर आपका जो निफ्टी 50 चल रहा है उसमें ही कंटिन्यू करें। ओके चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसके हिसाब से बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको और करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं। सवाल ले लेते हैं कुछ और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है दिव्या शर्मा ने। इनकी 33 इयर्स एज है, मंथली इनकम है 1 लाख रुपए। मौजूदा एसआईपी जो इनकी चल रही है वो 29,000 की चल रही है। हर साल एसआईपी में 10% का इंक्रीज ये कर रही है। जानना चाहती है कि ये इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं। काफी सारे फंड्स हैं, इनफैक्ट पूजा आपके पास डिटेल्स होंगी। इनके पास ऑलमोस्ट 5 फंड्स एक हैं, 4 फंड्स 13 फंड्स के आसपास इन्होंने रखे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा क्लटर्ड फिलहाल इनका पोर्टफोलियो दिख रहा है। अब इन्होंने जो गोल बताए हैं, 15 साल में बच्चे की शादी के लिए 50 लाख और 27 साल में रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़। दूसरी तरफ टैक्स सेविंग के लिए भी ये कोई प्लान जानना चाहती हैं, तो बताइए। जी देखिए 2 गोल हैं, काफी क्रिस्प है। 15 साल में 50 लाख, उसके लिए अगर एसआईपी अभी से हम देखें तो 10,000 प्रति माह की एसआईपी लगेगी। और जो दूसरा है रिटायरमेंट गोल, 3 करोड़ की राशि जुटाना चाहती है 27 साल में, उसके लिए 12,000 की एसआईपी लगेगी। दोनों मैंने रिटर्न अजम्पशन 12% के आसपास सीएजीआर पकड़ा हुआ है। तो एसआईपी देखे तो 22 से 23,000 की एसआईपी अभी इन्हें लगेगी। इनकी ऑलरेडी कुछ 29,000 की एसआईपी चल रही है, तो उसमें गैप नहीं है। एक चीज यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पे दीपाली। नॉर्मली हमें जो लोग भेज रहे हैं सवाल, उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लाख 1 करोड़ इस तरीके की राशि वो कह रहे हैं 25 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट करे आप दीपाली, अगर आप दिव्या शर्मा राइट, आप अगर सुन रही हैं तो इन्फ्लेशन भी डेफिनेटली काउंट करें, क्योंकि 50 लाख की राशि जो एजुकेशन के लिए जुटाई है वो 15 साल बाद उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, 20 से 25 लाख हो जाएगी। सो अगर आप आज की तारीख में 50 लाख की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1-1.25 करोड़ तक हो जाएगी। तो अभी 10,000 की एसआईपी जैसे हमने 50 लाख के लिए जुटाने के लिए कही है, तो उसके लिए डबल एसआईपी लगेगी 20 से 22,000। सो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जिस प्लानिंग के बारे में आप कैलकुलेशन दे रहे हैं हमें, वो आप इन्फ्लेटेड फिगर अगर नहीं लेके आ सकते तो इतना मेंशन करें कि आपको 50 लाख की राशि आज की वैल्यू में चाहिए या बाद में की वैल्यू, मतलब 15 साल बाद की वैल्यू में चाहिए। तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके गोल में कोई गैप नहीं होगा। फंड्स की बात करें, काफी क्लटर्ड है जैसे दीपाली ने भी कहा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कौन से फंड्स को आप कंटिन्यू करें। डीएसपी टैक्स सेवर, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, इनमें कंटिन्यू करें। बाकी आप बंद कर सकते हैं।
टैक्स के लिए जैसे इन्होंने कहा, ऑलरेडी आपने टैक्स सेवर की एसआईपी शुरू कर रखी है जो 80C के अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस में अगर कोई टर्म प्लान ले रखा है, अगर आपका लोन है, पीपीएफ में अगर आपने पैसा डाल रखा है, आपका प्रोविडेंट फंड में कितना कट रहा है, और अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो ईएलएसएस जो ऑप्शन है उसमें आपने, जिसमें ऑलरेडी एसआईपी शुरू कर रखी है, तो ये सारे दूसरे ऑप्शंस हैं टैक्स सेविंग के लिए। आप आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के नक्की करें कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको टैक्स सेविंग के लिए जरूरी है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपको राय दी गई है, आपके पोर्टफोलियो को लेकर बदलाव बताए गए हैं और साथ ही सजेशंस। शुक्रिया पूजा, आप शो में आई, सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। समय की कमी है इसलिए पूजा से उनके फंड्स नहीं पूछेंगे, बट पूजा ने जो फंड्स हमारे साथ शेयर किए हैं उन बिगनर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उन्हें आप नोट कर लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।